नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। और आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस पर। मंत्रिमंडल ने डीप ओशन मिशन को स्वीकृति प्रदान की। सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा वार्षिक सतत विकास रिपोर्ट 2021 जारी की गई। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन की साइंस रिपोर्ट 2021 द रेस अगेंस्ट टाइम फॉर स्मार्टर डेवलपमेंट जारी की गई। अंतर्देशीय जलयान विधेयक को मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान की। WHO के मुताबिक ई अपशिष्ट भराव स्थलों पर 18 मिलियन से अधिक बच्चे स्वास्थ्य संबंधी खतरों का सामना कर रहे हैं। और अब खबरें विस्तार से। मंत्रिमंडल ने डीप ओशन मिशन को स्वीकृति प्रदान की है। इस मिशन का उद्देश्य संसाधनों की प्राप्ति के लिए गहरे समुद्र का अन्वेषण करना और महासागरीय संसाधनों का संधारणीय उपयोग सुनिश्चित करने के लिए गहरे समुद्र से संबद्ध प्रौद्योगिकियों का विकास करना है। ये ब्लू इकोनॉमी पहल का समर्थन करने के लिए एक मिशन मोड परियोजना होगी। ब्लू इकोनॉमी यानी नीली अर्थव्यवस्था का प्रयोजन आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका और रोजगार के लिए समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग करना है। भारत में ब्लू इकोनॉमी का आकार सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4% है। मिशन को 5 वर्ष की अवधि में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय होगा। आइए अब आपको बताते हैं मिशन के प्रमुख घटकों के बारे में। इसमें पहला घटक है गहरे समुद्र में खनन और मानव युक्त पनडुब्बी के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास। इसका उद्देश्य है 3 व्यक्तियों को समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक ले जाने में सक्षम एक मानव युक्त पनडुब्बी विकसित की जाए। मध्य हिंद महासागर में बहुतात्विक पिंडों के खनन के लिए एक एकीकृत खनन प्रणाली का विकास किया जाएगा। इसके अलावा दूसरा घटक है महासागरीय जलवायु परिवर्तन सलाहकार सेवाओं का विकास। इसके तहत मौसमी पैमाने से दशकीय पैमाने पर महत्वपूर्ण जलवायु चरों के भावी अनुमानों को समझना और उनकी जानकारी को साझा करना। तीसरे घटक के तहत गहरे समुद्र में जैव विविधता के अन्वेषण और संरक्षण के लिए तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना शामिल है। इसका उद्देश्य है सूक्ष्म जीवों सहित गहरे समुद्र की वनस्पतियों और जीवों का जैव पूर्वेक्षण और गहरे समुद्र के जैव संसाधनों के संधारणीय उपयोग पर अध्ययन करना। चौथा घटक है गहरे समुद्र में सर्वेक्षण और अन्वेषण। हिंद महासागर के मध्य महासागरीय कटक से संबद्ध क्षेत्र में बहुतात्विक हाइड्रोथर्मल सल्फाइड खनिज निक्षेपों के संभावित स्थलों का पता लगाना और उनकी पहचान करना। पांचवा घटक है महासागर से ऊर्जा और ताजा जल। अपतटीय महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण विलवणीकरण संयंत्र की स्थापना के लिए अध्ययन और विस्तृत इंजीनियरिंग डिजाइन। छठा घटक है समुद्री जीव विज्ञान के लिए उन्नत समुद्री स्टेशन। समुद्री जीव विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में मानव क्षमता और उद्यम का विकास करना। इसका उद्देश्य अनुसंधान के परिणाम और औद्योगिक अनुप्रयोग तथा उत्पाद विकास के रूप में प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। अगली खबर सतत विकास से संबंधित है। सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा वार्षिक सतत विकास रिपोर्ट 2021 जारी की गई। ये रिपोर्ट सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में देशों की प्रगति का आकलन करती है। ये संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों के लिए सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जो कि 17 SDGs की प्राप्ति के लिए प्रयासों में प्रदर्शन के आधार पर है, इन्हें डैशबोर्ड पर प्रस्तुत करती है। ये रिपोर्ट SDGs पर कोविड-19 के प्रभावों को रेखांकित करती है। साथ ही ये भी वर्णन करती है कि SDGs स्थिति की पुनर्बहाली में क्या भूमिका निभा सकते हैं। आइए अब आपको बताते हैं रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं। इस सूचकांक में फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क शीर्ष पर हैं। भारत 120वें स्थान पर है। दक्षिण पूर्व एशिया में भारत केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आगे है। SDGs को अपनाने के बाद से पहली बार इन लक्ष्यों की प्राप्ति में सबसे ज्यादा बाधा उत्पन्न हुई है। इसका कारण कोविड-19 महामारी की वजह से बढ़ी हुई निर्धनता दर और बेरोजगारी है। वैश्विक चुनौतियों जैसे महामारी, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के संकट के लिए तैयारियों को सुदृढ़ करने और प्रतिक्रियाओं के समन्वय के लिए एक मजबूत बहुपक्षीय प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 2021 इंटरनेशनल स्पिल ओवर इंडेक्स इस तथ्य को रेखांकित करता है कि कैसे संपन्न देश सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय नकारात्मकता का प्रसार कर सकते हैं, जो अन्य देशों की SDGs प्राप्त करने की क्षमता को क्षीण कर सकता है। SDGs और 6 SDG रूपांतरण कोविड-19 से एक स्थायी
स्थायी, समावेशी और लचीली पुनर्बहाली को संभव बना सकते हैं। 6 SDGs रूपांतरण ये तथ्य स्थापित करते हैं कि सभी सतत विकास लक्ष्यों को 6 प्रमुख सामाजिक परिवर्तनों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें शामिल है शिक्षा और कौशल, स्वास्थ्य एवं कल्याण, स्वच्छ ऊर्जा, संधारणीय भूमि उपयोग, संधारणीय शहर और डिजिटल प्रौद्योगिकियां। SDGs को वैश्विक लक्ष्यों के रूप में जाना जाता है। इन्हें वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2030 तक निर्धनता के उन्मूलन, ग्रह की रक्षा और सभी लोगों के लिए शांति एवं समृद्धिपूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के लिए एक सार्वभौमिक आह्वान के रूप में अपनाया गया था। अगली खबर यूनेस्को से जुड़ी हुई है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की साइंस रिपोर्ट 2021 द रेस अगेंस्ट टाइम फॉर स्मार्टर डेवलपमेंट जारी की गई है। ये रिपोर्ट संपूर्ण विश्व में विज्ञान आधारित अभिशासन में व्याप्त प्रवृत्तियों की निगरानी करती है। साथ ही ये पता लगाने का भी प्रयास करती है कि देश डिजिटल और पारिस्थितिक रूप से स्मार्ट भविष्य को प्राप्त करने के लिए विज्ञान का उपयोग किस प्रकार कर रहे हैं। आइए बात करते हैं इस रिपोर्ट की मुख्य विशेषताओं के बारे में। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 5 वर्षों में विकास संबंधी प्राथमिकताएं संरेखित हुई हैं और सभी आय स्तरों वाले देशों ने डिजिटल और हरित अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों की स्वीकार्यता को प्राथमिकता प्रदान की है। फिर भी 10 में से 8 अनुसंधान के लिए अब भी सकल घरेलू उत्पाद का 1% से भी कम हिस्सा व्यय करते हैं, जिस कारण वे बड़े पैमाने पर विदेशी वैज्ञानिक विशेषज्ञता और प्रौद्योगिकी के प्राप्तकर्ता बने हुए हैं। अब जानते हैं रिपोर्ट में भारत के विशिष्ट संबंध में जो निष्कर्ष दिए गए हैं उनके बारे में। भारत के संबंध में इसमें कहा गया है कि पिछले 2 दशकों में अनुसंधान और विकास पर औसत सकल घरेलू व्यय यानी GERD GDP का 0.75% रहा है, जो कि ब्रिक्स देशों यानी ब्राजील, रूसी संघ, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका में सबसे कम है। वर्ष 2016 से प्रतिवर्ष स्टार्टअप की संख्या लगभग 2 गुनी हो रही है। वर्ष 2019 में 17,390 स्टार्टअप्स थे। हालांकि अधिकांश स्टार्टअप सेवा क्षेत्र में कार्यशील हैं। अगर एम्प्लॉयबिलिटी की बात की जाए तो वर्ष 2014 में 34% से बढ़कर वर्ष 2019 में लगभग 47% एम्प्लॉयबिलिटी हो गई है, जिसका अर्थ है कि 2 स्नातकों में से एक भी रोजगार के योग्य नहीं है। विद्युत उत्पादन के लिए कुल संस्थापित क्षमता के हिस्से के रूप में हरित ऊर्जा स्रोत वर्ष 2015 के 13% से बढ़कर वर्ष 2018 में 22% हो गए हैं। अगली खबर लॉजिस्टिक्स से। अंतर्देशीय जलयान विधेयक को मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान की है। विधेयक का उद्देश्य परिवहन और व्यापार के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों के उपयोग को सुव्यवस्थित और विनियमित करना है। ये अंतर्देशीय जलयान अधिनियम 1917 को प्रतिस्थापित करेगा। नीदरलैंड के 42%, चीन के 8.7% तथा अमेरिका के 8.3% की तुलना में भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन का हिस्सा केवल 0.5% है। इस विधेयक की कई मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे राज्यों द्वारा बने हुए अलग अलग नियमों की बजाय अब संपूर्ण देश में एकल कानून लागू होगा। एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर पोत, चालक दल आदि के विवरण दर्ज करने के लिए एक केंद्रीय डेटाबेस उपलब्ध होगा। सभी यंत्र चालित पोतों को अनिवार्यतः अपना पंजीकरण कराना होगा। सभी गैर यांत्रिक रूप से चालित पोतों का भी जिला, तालुका या पंचायत या ग्राम स्तर पर पंजीकरण कराना होगा। नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्ग जल निकाय का एक ऐसा खंड है जो समुद्र का हिस्सा नहीं होता है। इस पर सामान्य रूप से भारित न्यूनतम 50 टन वहन क्षमता वाला कोई भी जलयान नौसंचालन कर सकता है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 द्वारा 111 नदियों या नदी खंडों, क्रीक या ज्वार नद मुख को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। अंतर्देशीय जलमार्ग के काफी लाभ हैं। ये पर्यावरण अनुकूल और लागत प्रभावी होता है, क्योंकि इसमें प्रति टन किलोमीटर कम ईंधन की खपत होती है। ये आंतरिक क्षेत्रों तक बेहतर संपर्क प्रदान करता है और ये परिवेशी शोर स्तर पर कम प्रभाव उत्पन्न करता है। इस संबंध में भारत में कई उपाय किए गए हैं, जैसे राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, जलमार्ग विकास परियोजना, सागरमाला परियोजना, नदी अंतरयोजन कार्यक्रम, रोल ऑन एंड रोल ऑफ यानी रोरो परियोजना आदि। अगली खबर WHO से संबंधित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ई अपशिष्ट भराव स्थलों पर 18 मिलियन से अधिक बच्चे स्वास्थ्य संबंधी खतरों का सामना कर रहे हैं। ये निष्कर्ष इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट यानी ई अपशिष्ट और बाल स्वास्थ्य पर WHO की प्रथम रिपोर्ट का हिस्सा है। ई अपशिष्ट पुराने या अनुपयोगी हो चुके या त्याग दिए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा उनके भागों और घटकों को संदर्भित करते हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग 12.9 मिलियन महिलाएं अनौपचारिक अपशिष्ट क्षेत्र में कार्य कर
कर रही हैं। इससे वे विषाक्त ई अपशिष्ट जैसे निकिल, सीसा और पारा के संपर्क में आ रही हैं। इससे उन महिलाओं तथा उनके अजन्मे बच्चों के समक्ष खतरा उत्पन्न हो रहा है। ई अपशिष्ट के संपर्क में आने वाले बच्चे अपने छोटे आकार, अल्प विकसित अंगों और वृद्धि तथा विकास की तीव्र दर के कारण अपशिष्ट में मौजूद विषाक्त रसायनों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं। इस रिपोर्ट में ये सुझाव दिया गया है कि ई अपशिष्ट का पर्यावरण के अनुकूल निपटान और श्रमिकों की सुरक्षा को निर्यातकों, आयातकों और सरकारों द्वारा सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा ई अपशिष्ट के जोखिम और स्वास्थ्य परिणामों की निगरानी करना तथा सामग्रियों के बेहतर पुनः उपयोग की सुविधा प्रदान करना है। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 के अनुसार वर्ष 2019 में संपूर्ण विश्व में 53.6 मिलियन मीट्रिक टन ई अपशिष्ट उत्पन्न हुआ था। इसमें से मात्र 17.4% ई अपशिष्ट को एकत्रित और पुनर्नवीनीकृत किया गया था। भारत चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट उत्पन्न करने वाला देश है। वर्ष 2016 में भारत ने ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम लागू किए थे। इनके तहत ई अपशिष्ट को 2 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार उपकरण तथा उपभोक्ता इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण। आइए अब जानते हैं कुछ संक्षिप्त लेकिन प्रीलिम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। आयुध निर्माणी बोर्ड का निगमीकरण। हाल ही में मंत्रिमंडल ने आयुध निर्माणी बोर्ड को 7 पूर्ण सरकारी स्वामित्व वाली कॉर्पोरेट संस्थाओं में निगमित करने की योजना को स्वीकृति प्रदान की है। निगमीकरण सरकारी एजेंसियों को निगमों में रूपांतरित करने की प्रक्रिया है। निगमीकरण कंपनियों को व्यवस्थित तरीके से कार्य करने में सहायक होगा। हालांकि इन निगमों में अधिकांश स्वामित्व सरकार के पास होगा। OFB भारत में हथियारों और सैन्य उपकरणों का प्रमुख उत्पादक संगठन है। पुनर्गठन का उद्देश्य आयुध कारखानों को उत्पादक और लाभदायक परिसंपत्तियों में रूपांतरित करना, उत्पाद संबंधी विशेषज्ञता में वृद्धि करना, प्रदर्शन क्षमता में वृद्धि करना और गुणवत्ता, लागत, दक्षता और जवाबदेही में सुधार करना है। स्मार्ट एनफोर्समेंट ऐप, इसे वाणिज्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ये ट्रकों द्वारा सड़क परिवहन संबंधी उल्लंघन से संबंधित नियमों और विनियमों के कार्यान्वयन के लिए एक सूचना प्रौद्योगिकी आधारित समाधान है। इसका उद्देश्य उद्योग की परिवहन और रसद लागत को कम करना है। इसका उपयोग करते हुए ट्रक पर ले जाए जा रहे माल से संबंधित डेटा मौजूदा वस्तु और सेवा कर नेटवर्क यानी GSTN और वाहन डेटाबेस से प्राप्त किया जाएगा और ये प्रवर्तन अधिकारियों को अग्रिम रूप से उपलब्ध होगा। मार्ग में अनियमित ठहराव भारत में ट्रकों द्वारा कम दूरी तय करने के प्रमुख कारणों में से एक है। सभी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए ड्रोन सर्वेक्षण अनिवार्य। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने विकास, निर्माण, संचालन और रखरखाव के सभी चरणों के दौरान ड्रोन के उपयोग को अनिवार्य कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य पारदर्शिता तथा एकरूपता में वृद्धि करना और नवीनतम तकनीक का लाभ उठाना है। परियोजना से संबंधित सभी घटनाक्रमों को NHAI के पोर्टल डेटा लेक पर अपलोड किया जाएगा। NHAI क्लाउड आधारित डेटा लेक सॉफ्टवेयर के साथ पूर्णतः डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन है। इसका संपूर्ण कार्य प्रगति पोर्टल पर आधारित है। चीन अंतरिक्ष स्टेशन पर प्रथम चालक दल भेजेगा। चीन तियागोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए 3 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ शेनझोउ 12 अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण करेगा। वर्ष 2003 में अपनी क्षमता के बल पर अंतरिक्ष यात्री भेजने वाला तीसरा देश बनने के बाद से चीन पहले ही 11 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेज चुका है। अमेरिकी कानून द्वारा चीनी अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर प्रतिबंधित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS अमेरिका, रूस, कनाडा, यूरोप और जापान के बीच सहयोगी परियोजना है। आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय तथा पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। लोथल 2400 ईसा पूर्व की प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों में से एक है। ये नगर गुजरात में साबरमती की एक सहायक नदी के तट पर खंबात की खाड़ी के निकट स्थित था। यहाँ एक पोताश्रय यानी डॉकयार्ड मिला है, जहाँ समुद्र और नदी मार्ग के माध्यम से नौकाओं और जहाजों का आवागमन होता था। आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। दुती चंद ने एक प्रमुख ज्वेलरी रिटेल चेन के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हस्ताक्षर किए हैं, जिसने LGBTQ+ समुदाय के समर्थन में एक अभियान शुरू किया है। भारत की पहली सार्वजनिक तौर पर स्वीकार करने वाली समलैंगिक एथलीट दुती चंद ने वर्ष 2019 में नेपल्स में वर्ल्ड यूनिवर्सिएड में इतिहास रचा, जब वो एक वैश्विक प्रतियोगिता में 100 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय धावक बनी। दुती चंद
महिलाओं की 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक भी हैं और ओलंपिक में महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में भाग लेने वाली 5वीं भारतीय हैं। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए और टीका अवश्य लगवाइए। और अब विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।